Hello everyone, welcome back in Environmental Studies class. This is Olympiad Important Questions. I am your EVS teacher Neetu Pandey. Today we will start your part 2 question of the Olympiad. तो आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? शेयरिंग और फीलिंग्स. हम अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं? कम्युनिकेट करके, बातें करके. यस, लेकिन जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख भी नहीं सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को कैसे बिना देखे बताएंगे, बिना देखे हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसने किया था? लुइस ब्रेली ने. लुइस ब्रेली जब 3 साल के थे तभी वो अपनी उंगलियों से, उनके पापा मैकेनिक थे, कुछ मैकेनिक वाला वर्क कर रहे थे. उस समय वो मशीन ही उनकी आइज़ पे, जो उसका नुकीला पार्ट था, उनकी आइज़ पे आके गिर गया और उनकी आइज़ ख़राब हो गई. लेकिन उनको पढ़ने का जज्बा था कि हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट किया ब्रेली स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट. ब्रेली स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें होते हैं 6 डॉट्स. ये 6 डॉट का यूज़ हम करके इसको टच और फील करते हैं. ब्रेली स्क्रिप्ट में कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं. तो ये उभरे हुए जो पॉइंट्स होते हैं, इस पर हम टच करके, फील करके रीडिंग, राइटिंग करते हैं. इस तरह की स्क्रिप्ट अब आपके कंप्यूटर में भी है, जिससे जो देख नहीं सकते हैं वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं. तो लुइस ब्रेली, ब्लाइंड पीपल यूज़ लुइस ब्रेली स्क्रिप्ट. तो ब्रेली स्क्रिप्ट को किससे इन्वेंटेड किया था? लुइस ब्रेली ने. ब्लाइंड पीपल यूज़ ब्रेली स्क्रिप्ट. जो ब्लाइंड पीपल हैं वो ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. ब्रेली स्क्रिप्ट टू रीड द बुक पढ़ने के लिए वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे? जो देख नहीं सकते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. द स्क्रिप्ट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर. तो इन्वेंटर कौन था? लुइस ब्रेली. कौन थे? लुइस ब्रेली. आपके बुक में लिखा है लुइस, लेकिन उनका मेन नाम है लुई ब्रेल. लुई ब्रेली वॉज बॉर्न इन. तो वो कहाँ पैदा हुए थे? फ्रांस में. वो इंडिया के नहीं थे, बॉर्न इन फ्रांस. ऑन 4 जून 1809. तो 9 was invented in the year 1829. तो लुई ब्रेली, ये क्या है? ब्रेली स्क्रिप्ट. तो उन्होंने सबसे पहले जो ब्रेली स्क्रिप्ट है, इसका नाम कैसे पड़ा? तो ब्रेली स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1824. ही लॉस्ट हिज आई. उन्होंने क्या खोया था? अपनी आइज़ को. और पढ़ने का जो उनका जुनून था, उसकी वजह से उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या इन्वेंटेड किया था? ब्रेली स्क्रिप्ट को. ठीक. तो ही लॉस्ट हिज आई व्हेन ही वॉज 3 years old. तो वो जब 3 साल के थे तभी उनकी आइज़ लॉस्ट हो गई थी और उन्होंने ब्रेली स्क्रिप्ट का इन्वेंटेड करने पे वर्क स्टार्ट कर दिया था. ओके. तो जब हम देख नहीं सकते कुछ भी चीज़, जब हम देख नहीं सकते, अगर सपोज़ आपको अंधेरे कमरे में कर दिया जाए और कह दिया जाए जाओ बेटा ये सामान लेके आ जाओ, तो आप क्या करोगे? अंधेरे में आपको क्या करना? सपोज उस समय आप देख नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? टच करना है, फील करना. अरे यहाँ पर टेबल है तो इसके बगल में कुछ वर्क हो रखा होगा, कुछ सामान रखा होगा, आप ऐसे टच और फील करके देखोगे ना. उसी तरह से लुइस ब्रेली ने भी ये ब्रेली कॉन्सेप्ट दे करके जो देख नहीं सकते हैं वो टच और फील करके इसे छू कर देख सकते हैं, छू कर फील कर सकते हैं उसको. तो ब्रेली स्क्रिप्ट किसको कहते हैं? ब्रेली स्क्रिप्ट. जब लुइस ब्रेली ने ब्रेली स्क्रिप्ट इन्वेंटेड किया, उस समय जो देख नहीं सकते थे उसको टच करके, फील करके लिखना प्रारंभ कर दिया, पढ़ना प्रारंभ कर दिया. ही डिस्कवर्ड अ टेक्निक.
उन्होंने एक प्रकार की टेक्निक डिस्कवर की थी बाय विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट एवरीथिंग। तो वो रीड कर सकते थे, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। दिस टेक्निक नोन एज ब्रेली स्क्रिप्ट। तो वो ब्रेली स्क्रिप्ट ने जो टेक्निक बनाई, टेक्निक क्या है कि हम ये ब्रेली स्क्रिप्ट का 6 पॉइंट जो डॉट है, उभरी हुई जो डॉट्स हैं उसको टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं बुक को। ये एक टेक्निक क्या है? ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट की टेक्निक से जो ब्लाइंड पीपल है वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। ओके, तो आते हैं हम आपके नए चैप्टर पे। वो क्या है? मेकिंग पॉट्स। मेकिंग पॉट में हम क्या देखेंगे? पहले तो आपको बताया गया था कि मेकिंग पॉट फुडगुडी और भनाटे की स्टोरी थी, जिसमें फुडगुडी भनाटे को अपने एक कथन के अनुसार कह देती है कि जिसका एग पहले ले होगा वो अपने दूसरे पार्टनर के एग को खा लेगा। यस, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और जाननी होगी अपने पॉट के विषय में। जब आप पॉट बनाते हो क्ले से, तो क्ले का जो पॉट होता है, दिया बनाते हो, मटका बनाते हो, सुराही बनाते हो, ये सारी चीज़ें, सारे पॉट्स पोरस होते हैं। पोरस मीन्स क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे होल होते हैं जो आपको आपके इस तरह की आइस से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब एयर चलता है तो आपके जो पोरस पॉट हैं, आपके पोरस जो पॉट हैं, इसमें इतने छोटे 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 पोरस होल हैं। जब एयर इधर से चलती है, इधर से चलती है, इधर से चलती है, तो इससे हो करके एयर जो बाहर की हॉट एयर है, समर के समय में आप वाटर ड्रिंक करते हो, मटकी से पानी पीते हो, आपको कितना ठंडा लगता है, कैसे? यहाँ से जब ये हवा अंदर आती है तो वाटर की जो कूलनेस है उस तरह से ये पानी को ठंडा करता रहता है। जो गर्म यहाँ की जो गर्म एयर थी वो इस रास्ते से बाहर हो गई। यस, अब यहाँ का जो एयर है, जो वाटर है, वो तो कूल हो गया। इस तरह से बराबर एयर इधर से जाती है, इधर से आ जाती है वापस, फिर इधर से जाती है, इसको ठंडा करती है, फिर इसलिए आपके मटकी में पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। ये आपके कौन से एक थ्योरी होती है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। कैसे? जब आप देखते हो अपने क्लोथ्स को आप जब सुखाने के लिए यहाँ पे लगा देते हो तो क्या होता है? सन रेज धीरे धीरे इसको इवेपोरेट करते हैं, इसको वाष्पित करते हैं। वाष्पित करके इसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर जाते रहते हैं, सूखते रहते हैं। जब क्लाउड्स बन जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, जैसे हमने पढ़ा था, है ना? तो यही है वाष्पीकरण। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो आपका जो मेकिंग पॉट है जिसमें आप वाटर, बहुत ठंडा ठंडा वाटर ड्रिंक करते हो, वो किस सिद्धांत पे है? इवेपोरेशन प्रिंसिपल पर है। इवेपोरेशन का सिद्धांत, वाष्पीकरण का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। भाप क्या हो रही है? बाहर निकल जा रही है। तो आप क्ले का जो यूज़ करते हो वो आपके लिए कितना अच्छा है। जिनके घरों में फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं है, वो लोग भी तो ठंडा पानी पीते हैं। कैसे पीते हैं? इसी तरह से ये मटके में पानी भर के रखते हैं, ये पोरस होता है। जब एयर इससे गुजरती है, छोटे छोटे छेद जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब इससे होके गुजरेगी तो वो पानी आपको ठंडा फील होगा और आप उसे अच्छे से पी लोगे। और जब गर्मी में आपको कोई गर्म पानी पीने को कहेगा तो आप तो नहीं पियोगे, लेकिन जो वायु अंदर जा रही है, इसकी एयर जो जा रही है इसमें, वो
ठंडा कर दे रहा है वाटर को, फिर जो गर्म इसकी एयर है वो इस पोरस से निकल जा रही है। ये क्या है? वाष्पीकरण का सिद्धांत है। तो मेकिंग पॉट में इम्प्रूव डाइजेशन ड्यू टू द मिनरल्स प्रेजेंट इन द वाटर। में जो आप वाटर पीते हो उसमें क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। ये मिनरल हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप कौन सा वाटर पीते हो? मिनरल वाटर पीते हो ना। जो आप अपने हैंडपम्प से चलाते हो, जो वाटर आपको मिलता है वो कैसा पानी होता है? साफ़ पानी होता है। उसके साथ क्या होता है? ये मिनरल वाटर होता है। मिनरल वाटर किस में हेल्प करता है? आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। वन मेन एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर इन अ क्ले पॉट इज दैट इट एड्स इन द नेचुरल कूलिंग। देखो नेचुरल कूलिंग कर रहा है ना, कि जब ये वाटर आप पॉट में रखते हो, क्योंकि ये क्ले का है ना, मिट्टी का है ना, ये आपको हम स्टील का नहीं बता रहे हैं, ग्लास का नहीं बता रहे हैं, हम आपको कौन से पॉट का बता रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ क्ले पॉट का। नहीं तो आप स्टील में वाटर रख दोगे तो बोलोगे इसमें ये पानी क्यों ठंडा नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान रखोगे ये कौन से पॉट को बताया जा रहा है? मेकिंग पॉट का क्ले पॉट। यस, तो पॉट की ये क्वालिटी होती है कि इसमें नेचुरल कूलिंग होती है ऑफ द वाटर थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, है ना, भाप बन रहा है, ये इवेपोरेशन। द पोरस नेचर ऑफ क्ले नॉट ओनली हेल्प कूल द वाटर। तो जो पोरस नेचर होता है क्ले का, छोटे छोटे छेद जैसे हमने बताए, ये पानी को ठंडा करने में हेल्प करते हैं और इससे आपके मिनरल नष्ट नहीं होते हैं। तो ये आपको हर प्रकार से आपकी सहायता कर रहे हैं। कौन? क्ले। तो मिट्टी के बर्तन का हमें यूज़ करना चाहिए। यस, इस तरह का प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा है? ये क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस है, वाष्पीकरण का सिद्धांत। भाप, जब आप कोई भी कपड़ा जब गीला होता है आप सूखने के लिए डालते हो तो वो भी सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? इवेपोरेशन के द्वारा भाप बन के उड़ रहा है ना, खुले में रखे हो। लेकिन अगर यही बंद में रहेगा तो ये भाप बन के कैसे उड़ेगा? आपको दिखाई भी नहीं देगा और ये वाटर ठंडा होता रहेगा। ये आपका कौन सा प्रोसेस है? वाष्पीकरण का प्रिंसिपल है, ये वाष्पीकरण का सिद्धांत है। ओके, तो अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, वो आपका है गेम्स वी प्ले। तो गेम्स वैसे आप इंडोर आउटडोर गेम्स अच्छे से आपने चैप्टर 16 में पढ़ लिया है, लेकिन अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्विज के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, गेम्स वी प्ले में हम क्या देखेंगे? बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, वो सबको गेम्स खेलना चाहिए। गेम्स हमारी फिजिकल, मेंटल, बॉडी हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, पीसफुल माइंड के लिए, एक्टिव माइंड के लिए, एनर्जेटिक माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें गेम ज़रूर खेलना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बिल्ड द फिजिक। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें गेम्स ज़रूर खेलना चाहिए। वी शुड प्ले द गेम टू मेंटेन आवर फिजिक। ओके, इट मेक पीपल मेंटली अलर्ट, फिजिकली एक्टिव एंड स्ट्रांग। तो जो गेम खेलते हैं वो फिजिकली तो मेंटेन रहते हैं, उनका माइंड भी, बॉडी फिजिकल वो स्ट्रांग है, उनका माइंड कैसा है? शार्प है, एक्टिव है, और एक्टिव एंड स्ट्रांग। ओके, तो इट इज़ गुड फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बिल्ड फाइन फिजिक। अच्छी बॉडी मेंटेन करने के लिए आपको गेम्स जरूर खेलना ही होगा। यस, इट मेक पीपल मेंटली अलर्ट। जो गेम खेलते हैं वो फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी स्वस्थ होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव माइंड होता है, शार्प माइंड होता है, एंड एक्टिव एंड स्ट्रांग देयर माइंड। ओके, गुड हेल्थ एंड पीसफुल माइंड। तो जब उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो उनका माइंड कैसा होगा? वो भी स्वस्थ होगा, शांत रहेगा, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में नहीं क्रिएट होंगे, तो पीसफुल माइंड होगा आपका, बहुत शांत रहेगा। आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपके बॉडी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जिससे
आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हो गेम्स खेलने से। इट इम्प्रूव द बॉडी हेल्थ तो फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड दस पॉजिटिवली रेगुलेट्स आवर माइंड फंक्शनिंग। तो हमारे माइंड की जो फंक्शनिंग है वो पॉजिटिव होने लगेगी। हम सबके विषय में पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। किससे करेंगे? गेम से। जब हम गेम्स खेलेंगे, अपने आप को फिजिकली मेंटेन करेंगे, हमारा माइंड एनर्जेटिक होगा, शार्प होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो हम सब कुछ और हमेशा स्माइली फेस रहेगा हम लोगों का। And thus positively regulate our mind functioning. It helps in maintaining the mind and thus keeps mind peaceful. तो आपका माइंड कैसा होगा? पीसफुल, शार्प एंड एनर्जेटिक्स with improve positive thinking. तो आपके गेम खेलने से आपके अंदर कितनी ज़्यादा आपकी बॉडी को कितनी ज़्यादा आपकी बॉडी स्वस्थ हो रही है, आपका माइंड शार्प हो रहा है। ये सब का क्या मेन कारण है? गेम्स। जो गेम्स आप खेलते हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, उन सारे गेम्स से आपको फ़ायदा ही मिलता है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होते हैं। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बिल्ड द फिजिक। इट मेक पीपल मेंटली अलर्ट, फिजिकली एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यस, good health and peaceful mind are two most important benefit of the body. It improve the body health function. तो बॉडी हेल्थ का जो फंक्शन है वो किससे इम्प्रूव हो रहा है? गेम से इम्प्रूव हो रहा है। ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड दस पॉजिटिवली रेगुलेट आवर माइंड फंक्शनिंग। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द माइंड एंड दस कीप्स आवर माइंड पीसफुल, शार्प, एनर्जेटिक्स विथ इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग। तो आपके पॉजिटिव थिंकिंग किससे होगी? जब आप अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे, आपके माइंड को लॉजिक मैथ्स भी लगाओगे, ये भी गेम है, पजल्स, जो भी गेम आप खेलते हो, ये सारी चीज़ें आपके जो लॉजिक माइंड है आपके लेफ़्ट साइड में इसको एक्टिवेट करता है। तो आप मैथ्स खूब लगाओ, पज़ल करो, जो भी आपके पज़ल्स हैं उसको सॉल्व करो। इन सब से आपके जो लेफ़्ट माइंड है वो एक्टिवेट होगा, जिससे आप लॉजिक, जितनी भी लॉजिकल चीज़ें, साइंस आपका लॉजिक है, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी टिपिकल जो बहुत कठिन होता है आपके लिए, लेकिन वो भी आपके लिए आसान हो जाता है। कैसे? गेम से। वो चाहे इंडोर गेम्स हो चाहे वो आउटडोर गेम हो। तो यू मस्ट प्ले गेम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओलंपियाड। वो क्वेश्चन आपके कौन से हैं? हेयर कम्स अ लेटर। तो अब आते हैं हम हेयर कम्स अ लेटर। चिट्ठी आई है। लेट्स स्टार्ट। आप इसके पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन, हेयर कम्स अ लेटर में आप क्या करोगे? कम्युनिकेशन करोगे। कम्युनिकेशन वैसे तो आपने देखा है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, जो बोल नहीं सकते वो भी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन हमें तो कम्युनिकेशन कैसे करना है? या तो वर्बल करना है या तो रिटन करना है। तो ओरल और रिटन, ये जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? जब आप लेटर लिखते हो तो लेटर को लिखने के लिए आपको वर्ड चाहिए, पेपर चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन जब ओरल आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या? एक साइन लैंग्वेज, एक पिक्चर के माध्यम से ही हम कोई पोस्टर लगा दिया, उसको देख के समझ में आ रहा अच्छा ये क्या कहना चाहता है। बिना बोले ही आप अपने जो आपके मैसेज हैं वो आप सबके पास पहुंचा सकते हो। यस,
तो आपके जो कम्युनिकेशन वर्बल होते हैं, इन वर्बल कम्युनिकेशन वी यूज़ वर्ड्स। हमको किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? वर्ड्स। जब तक हमें अक्षर के ज्ञान नहीं है तब तक हम वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? हर स्थान के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं। वो लैंग्वेज हम तो जानते नहीं हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उन सब के वर्ड का यूज़ हम अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने में करते हैं। टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, तो हम अपने विचार कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कुछ वर्ड्स के द्वारा। टू मेन फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन के दो फॉर्म होते हैं, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। किस तरह के होते हैं? जैसे ओरल रिटन में आप देखोगे, अगर हमने पिक्चर बना दिया, सपोज दिस इज द पिक्चर, आप बताओ ये कौन सी पिक्चर है? स्मोकिंग। अगर हमने इस तरह की पिक्चर बनाई और इसको कर दिया नो, तो ये क्या बता रहा है आपको? नो स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग नहीं करना, इसे हमने बताया नहीं, बोल के नहीं बताया, लेकिन ये हम पोस्टर लगा दिए कि नो स्मोकिंग। अगर हमने रिटन में लिख दिया नो स्मोकिंग, तो ये आपका कौन सा लैंग्वेज हो गया? रिटन। कैसे कम्युनिकेशन हो गया? रिटन। ओके। और इस तरह के साइन जब हमने बना दिए तो इसको देख के बता रहा है कि नो स्मोकिंग। तो आपके जब आप रोड से जाते हो, आपके किनारे पे बहुत सारे साइन लगे होते हैं। जैसे कहा जाता है यहाँ पर पार्क लिख दिया जाएगा, नो पार्किंग। यस। तो इस तरह के आप साइन लैंग्वेज को भी समझेंगे, जहाँ पे आपको बोल के नहीं बताया जा रहा है, आपको लिख दिया गया है, साइन बना दी गई है और आपको समझ लेना है। ये है आपका ओरल कम्युनिकेशन। रिटन में हम कुछ लिख के बताते हैं, बोल के बताते हैं, लिख के वर्ड का यूज़ करके हम बता रहे हैं। ठीक, ये आपका है आपका कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम पोस्टल कम्युनिकेशन में, कि पोस्टल कम्युनिकेशन जो आप करते हो वो क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप पोस्टल कम्युनिकेशन समझ रहे हो क्या होता है? जब हम कोई लेटर कहीं किसी दूसरे एड्रेस पे भेजने के लिए लिखते हैं तो उसमें पिन कोड की बहुत ज़रूरत होती है। तो पिन कोड क्या होता है? देखो, PIN। ये PIN का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। PIN, जो आप पिन कोड 6 डिजिट का लिखते हो, पहले बताओ ये पिन कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। ठीक है, जब आप पिन कोड ऐसे लिखते हो नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख रहे हैं 2 2 4 0 0 1। ये भी पोस्टल इंडेक्स नंबर है। तो ये क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये कहाँ का पिन कोड है? अयोध्या का। और ये पिन किसका फुल फॉर्म है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? द पोस्टल सिस्टम डिलीवर पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर एंड पार्सल फिजिकली। इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे एक हम पार्सल बनाए अच्छे से, तो उस पार्सल को अच्छे से कवर किया, उसको हम सिले, पेस्ट किया, ये सारे प्रोसेस जो हम करते हैं वो हम टच एंड फील ऐसे फिजिकल प्रोसेस करते हैं। वी राइट लेटर एंड मेंशन द एड्रेस विथ पिन कोड। तो हम जो एड्रेस लिखते हैं उसमें पिन कोड ज़रूर डालते हैं। पिन कोड में आपके मेंशन्ड एरिया होते हैं, पिन कोड नंबर से ही आपके एरिया डिस्क्राइब हो जाते हैं। तो जो पोस्टमैन है वो आपके पिन कोड के द्वारा भी आपके एड्रेस पे पहुंचा सकता है। पिन कोड इतना इम्पॉर्टेंट है। देन वी ड्रॉप इट इनटू नियर बाई लेटर बॉक्स। जब हमने एड्रेस लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, तो हम उसे क्या करेंगे? मैटर भी लिख दिया है आपने, अब उसे ड्रॉप कर देंगे लेटर बॉक्स में। तो अब पोस्टल कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से होते हैं? वो कौन कौन से हैं? पोस्टल कम्युनिकेशन आर लेटर। लेटर के द्वारा पहले पुराने ज़माने से ही हम लेटर भेजते थे। अब हम ऑफिशियल वर्क के लिए ही लेटर का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली अगर आपको रिलेटिव्स के पास लेटर भेजना है तो शादी में किसी अकेज़न के लेटर ही भेजे जाते हैं। नॉर्मली आप किसी के विषय में जानने के लिए आप क्या करते हो? मैसेज करते हो। ये आपका लेटेस्ट कम्युनिकेशन है जो आप ईमेल कर देते हो,
व्हाट्सअप कर देते हो, मोबाइल का यूज़ करके डिजिटली आप कम्युनिकेट करते हो, ये सब आपका क्या है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन है। तो पोस्टल एड्रेस और पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ों का यूज़ आप कहाँ आप कर रहे हो, लेटर में कर रहे हो, जो कि अब ऑफिशियली वर्क के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।